प्रिय छात्रों, हम लोग पिछले फ्राइडे को एक नया टॉपिक शुरू किए थे और वो था मराठा। जैसा कि उस क्लास में ही हमने आपको कहा था कि एक बड़ा टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके आधे भाग मध्यकाल के अंत में पड़ता है और आधा भाग जो है आधुनिक काल के प्रारंभ में पड़ता है। और उसमें हमने दो कालों में बांटा था, जिसमें पहले काल में हम लोग को जिन टॉपिक्स को पढ़ना है वो है कि मराठों का उदय कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे, और इसे हम लोगों ने फ्राइडे के क्लास में देख लिया है। उसके बाद हमें पढ़ना कि शिवाजी का उदय कैसे हुआ, या कह लीजिए कि शिवाजी की उपलब्धि हम लोग को पढ़नी है जो आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद शिवाजी से संबंधित दो टॉपिक और है। एक उनका प्रशासन क्या था, उस पर से भी बहुत प्रश्न आएगा, उसको हम कल के क्लास में देखेंगे। और फिर शिवाजी के उत्तराधिकारी जिसको आमतौर पे लोग छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं, हम लोग उसके विस्तार पूर्वक घटनाक्रम के रूप में देखेंगे, क्योंकि उसपे से भी क्रॉनिकल वाइज क्वेश्चंस जो है घटनाक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुल 4 जो टॉपिक्स हम लोग का होगा वो ऐसा होगा जो फर्स्ट पार्ट का कहलाएगा मराठा का। सेकंड पार्ट जो आधुनिक काल का हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पेशवाओं का काल पढ़ेंगे। जितना पेशवा थे 1720 से लेकर के 1818 तक, उन सभी का अध्ययन किया जाएगा। और साथ ही साथ अंग्रेजों से और मराठों के बीच जो इस दौर में संबंध स्थापित हुआ, और उसमें 3 मराठे युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध, वो हम लोग का ये 2 टॉपिक आधुनिक इतिहास का विषय होगा। हम ये चीज आपको बताते हुए इसलिए चल रहे हैं कि टॉपिक से संबंधित एक क्रम आपके दिमाग में बना रहे कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, और क्रम जब बना रहेगा तो उस टॉपिक से संबंधित जो तथ्य रहेंगे वो आपको याद होते चले जाएंगे। तो आज का जो क्लास है वो केंद्रित होगा पूरी तरीके से शिवाजी के उदय के बारे में, या उनकी उपलब्धियों के बारे में, अचीवमेंट के बारे में। क्लियर? साधारण रूप से ये समझिए कि शिवाजी की जीवनी और उनके अपने जीवन में कौन कौन से काम किए अपने साम्राज्य के लिए, इन्हीं का अध्ययन आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है? इसमें एक बात शुरू करने से पहले बताना चाहते हैं आपको कि आम तौर पे शिवाजी के जाति के विषय में जो है एक विवाद नहीं कहिए, बल्कि एक जानकारी के अभाव में गलत धारणा पाई जाती है। हम लोग शिवाजी को मराठा मानते हैं। देखिए, मराठा जो शब्द है, उस शब्द में इसको एक जाति के रूप में नहीं इंगित करना चाहिए, इसको एक क्षेत्रीयता के रूप में इंगित करना चाहिए कि मराठवाड़ा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहता हो वो मराठी हो। इसमें वहां के रहने वाले ब्राह्मण भी शामिल हैं, वहां के रहने वाले क्षत्रिय भी शामिल हैं, वहां के रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं, वहां के रहने वाले निम्न वर्ग के लोग भी शामिल हैं। सभी लोग जो मराठवाड़ा क्षेत्र में रहते हैं उनको मराठी कहा जाता है। तो एक प्रकार से मराठी शब्द जो है वो जाति का सूचक नहीं है, क्षेत्रीयता का सूचक है। लेकिन तर्क के खातिर अगर मराठा जाति को ही हम ले लें, अगर कि हम एक जाति के रूप में इसे मानेंगे, तो मराठवाड़ा में रहने वाली जो फिर ओबीसी की जातियां हैं, पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, वो इसमें आती हैं। अब शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उदय हुआ तो उससे एक धारणा बन जाती है क्या कि शिवाजी भी मराठी थे। तो यहां पर यह कह देना चाहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से शिवाजी को मराठी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि शिवाजी राजस्थान के मेवाड़ रियासत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनके पूर्वज जो थे मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश था उससे संबंधित थे, और उनके पूर्वज में से एक व्यक्ति मराठवाड़ा में आकर के बस गया था, और इतने लंबे समय तक बस गया कि वो भी मराठी जाने जाएंगे। तो शिवाजी के संबंध में ये जो एक गलत धारणा है उसको क्लास से पहले ही हम स्पष्ट कर दिए, ताकि आप भी ऐसा न समझिए। संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर शिवाजी की जाति पूछी जाएगी तो जाति उनकी क्षत्रिय है, यानी वो राजपूत थे।
ठीक है, वैश्य नहीं थे, ओबीसी नहीं थे। ठीक है, हाँ, ये भी अपने आप में वास्तविकता है कि बहुत दिनों तक मराठवाड़ा के क्षेत्र में रह जाने के कारण वो भी मराठी माने जाते हैं। आगे बढ़े। यस सर। तो देखिए साहब, जहां तक शिवाजी का संबंध है तो शिवाजी के जो पूर्वज थे इनका संबंध जो था वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यहां 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन का अभियान होता है मेवाड़ का। इसी से जुड़ा हुआ है रानी पद्मिनी की कहानी, जो पूर्व में आप पढ़ चुके हैं और उस पर फिल्म भी बनी है। हाँ, इस अभियान के समय जो है एक व्यक्ति थे सज्जन सिंह, जो सिसोदिया वंश के ही व्यक्ति थे। ये सज्जन सिंह जो थे वो मराठवाड़ा में आकर के बस गए। ठीक है, अब देखिए, सज्जन सिंह के वंशावली से ही शिवाजी थे। सज्जन सिंह का जो वंशावली था, इस वंशावली से ही शिवाजी जुड़े हुए। समय कौन है? 1303। शिवाजी का जन्म कब होता है? 1627 में। तो इतना लंबा समय है। और सज्जन सिंह की वंशावली पर अगर ध्यान दिया जाए तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम था उग्रसेन। इधर नहीं, यहां पर भी लेते हैं, ठीक तो लिख रहा है। ये कौन था? सज्जन सिंह का पुत्र उग्रसेन। अब उग्रसेन के दो पुत्र थे। उग्रसेन का जो दो पुत्र था, उसमें एक पुत्र का नाम कर्ण सिंह और दूसरे का नाम शुभकरण था। ये दोनों कौन थे? तो उग्रसेन के पुत्र थे। ठीक है, अब शुभकरण का ही एक पौत्र था। पौत्र का मतलब पोता। इस पौत्र का नाम था बालाजी भोसले। बालाजी भोसले। अब बालाजी भोसले के दो पुत्र थे। एक का नाम था मालोजी और दूसरा का नाम था बिठोजी। ये कौन हुए? ये बालाजी भोसले के। इसी मालोजी का एक पुत्र था
जिसका नाम था शाहजी भोसले। और इनका जन्म 15 मार्च 1590 ईस्वी को हुआ। इनका विवाह 5 नवंबर 1605 ईस्वी को जीजाबाई के साथ हुआ। घबराइए नहीं, सब याद हो जाएगा। और फिर इसी जीजाबाई से शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी। ईस्वी को। और कहाँ होता है? तो जुन्नार पर्वत में, पूना के पास एक जुन्नार पर्वत है, वहीं शिवनेरी मंदिर है, उसी शिवनेरी मंदिर के पास होता है। और इसीलिए जो है शिवनेरी देवी के नाम पर ही यह सम्मान में इनका नामकरण जो है वो शिवाजी पड़ा। तो शिवाजी के उदय या जीवनी में ये जो खंड आपको हम बताने जा रहे हैं, जो बहुत आपको तंग कर रहा है समझने में, तो उसका तरीका ये है कि पहले आप समझ लीजिए और उसके बाद इसको एक चार्ट बना करके 4-5 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बिना लिखे हुए ये सब चीजें याद नहीं होंगी। अगर रीडिंग डाल करके आप पढ़ना चाहते हैं इसको, तो सिर्फ वो रीडिंग होगा, वो आपके मेमोरी में ये सब सारी चीजें नहीं जाएंगी। इसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप जिस तरह से फ्लो चार्ट हमने बनाया है उसी तरीके से अपने कॉपी में फ्लो चार्ट बना करके 5 से 10 बार लिख लीजिए। ये जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। तो जैसा कि हमने अपने पूर्व के लेक्चर्स में कहा कि शिवाजी को मराठा कहना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा, बल्कि वो एक राजपूत थे और उनका संबंध मराठवाड़ा से नहीं था। उनके पूर्वज जो थे वो राजस्थान के मेवाड़ से संबंधित थे। हाँ, ये बात सच है कि एक लंबे समय तक उनके पूर्वज मराठवाड़ा क्षेत्र में रह गए, इसीलिए उन्हें मराठी स्वीकार किया जाता है, वरना जन्म से जो है वो राजस्थान के राजपूत थे। अब कैसे सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए हमने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर्स दिया है, वो ये कि इनके पूर्वज का संबंध जो था वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से था। ये आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनता है। इनके पूर्वज कहां से संबंधित थे? तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से। और यहाँ हुआ क्या कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया तो इसमें मेवाड़ के उस समय शासक थे राणा रतन सिंह, और उनकी हार हुई थी राणा रतन सिंह के। इससे क्षुब्ध होकर शांति प्रिय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सज्जन सिंह। ये राणा रतन सिंह के रिलेटिव रहे होंगे, कोई इनका संबंध रहा होगा। तो सज्जन सिंह को यह परिस्थिति अच्छी नहीं लगी, अलाउद्दीन का आक्रमण और मेवाड़ की पराजय। तो इस वजह से सज्जन सिंह यहां से भागकर मराठवाड़ा में आए और हमेशा के लिए ही बस गए कि हम राजस्थान नहीं जाएंगे। ये सज्जन सिंह के वंशावली में ही शिवाजी संबंधित है। यानी सज्जन सिंह जो गए तो इसी सज्जन सिंह से जो लोग इनके पुत्र के बाद उसके पुत्र जो पैदा होते चले गए, तो उसी में शिवाजी का वंशावली जुड़ा हुआ है सज्जन सिंह से। अब सज्जन सिंह के बारे में जानते हैं कि उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम था उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन के 2 पुत्र थे, यानी करण सिंह और शुभकरण।
तो जो शुभकरण पुत्र था, हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि जो शिवाजी से मिल रहा है, बाकी हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ सज्जन सिंह का पुत्र हुआ उग्रसेन, उग्रसेन का पुत्र हुआ शुभकरण, और शुभकरण का पुत्र कौन था ये नाम नहीं मिलता है इतिहास में, सिर्फ कि उसके पुत्र का पुत्र था बालाजी भोसले। तो ये अगला एंसेस्टर माने पूर्वज हुआ किसका, शिवाजी का। अब बालाजी भोसले के दो बेटे थे, मालोजी और बिठोजी। तो मालोजी का ही से संबंध शिवाजी के वंशावली में होता है, और मालोजी का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहजी भोसले, जिसका जन्म 15 मार्च 1590 ईस्वी को होता है, और इसी शाहजी भोसले का विवाह हुआ 5 नवंबर 1605 को जीजाबाई से, और इसी जीजाबाई से शिवाजी का जन्म होता है कब, 10 अप्रैल 1627 ईस्वी। तो ये वंशावली है पूरा किसका, शिवाजी का। यानी ओरिजिन कहां से होता है, तो सज्जन सिंह से, ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद कौन आते हैं, दूसरा उग्रसेन नाम आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा नाम क्या याद रखना है, शुभकरण, और उसके बाद चौथा नाम क्या याद रखना है, बालाजी भोसले, और उसके बाद पांचवा नाम क्या रखना है, शाहजी भोसले, और ये जो है छठा नाम क्या रखना है, शिवाजी। यानी सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी थी। एक बीच में जो है वो बेटा का नाम नहीं मिलता है, सॉरी, 5, 6, ये 7वीं पीढ़ी है। तो सज्जन सिंह की कौन है, ये 7वीं पीढ़ी। क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए, चूंकि इस पे प्रश्न आ सकता है, और सिविल सर्विस या कोई भी एग्जामिनेशन से अब कर ये रहा है कि जहां पर लोग याद करने वाली बात होती है बाईपास करते हैं, तो उसी को वो क्वेश्चंस बनाता है। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है कि सज्जन सिंह के बाद कौन, तो उग्रसेन, इनके पुत्र थे। उग्रसेन के 2 पुत्र कर्ण सिंह और शुभकरण। कर्ण शुभकरण का ही एक पुत्र थे जिनका नाम था बालाजी भोसले। फिर बालाजी भोसले के 2 पुत्र मालोजी और बिठोजी। मालोजी के एक पुत्र थे शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले के ही जो पुत्र थे उनका नाम था शिवाजी। तो चलिए इसको रिपीट कीजिए 2-3 बार ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला नाम कौन होगा, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का पुत्र कौन हुआ, उग्रसेन। उग्रसेन के 2 पुत्र कर्ण सिंह और शुभकरण। अब शुभकरण का एक पुत्र बालाजी भोसले। बालाजी भोसले के 2 पुत्र मालोजी और बिठोजी। फिर मालोजी का पुत्र शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले का पुत्र शिवाजी। चलिए एक बार और आइए, पहला नाम कौन लीजिएगा इसमें, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का पुत्र उग्रसेन। उग्रसेन के 2 पुत्र कर्ण सिंह और शुभकरण। अब शुभकरण का पुत्र बालाजी भोसले। बालाजी भोसले के 2 पुत्र मालोजी और बिठोजी। ठीक है, तो मालोजी का एक पुत्र और शाहजी का भोसले का एक शिवाजी। ऐसा नहीं मानिए कि शाहजी का एक ही पुत्र है, शाहजी का एक और पुत्र थे संभाजी। शाहजी के एक और पुत्र थे व्यंकोजी। तो इन शिवाजी से बड़े थे दोनों। संभाजी बड़े थे, व्यंकोजी छोटे थे। संभाजी इनके अपनी माँ से उत्पन्न पुत्र थे, माने भाई थे। हाँ, और व्यंकोजी जो था एक और शादी तुकोबाई मोहिते से किए थे, शाहजी भोसले उससे थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये नाम को आप याद रखिए। तो ये याद हो गया, सीक्वेंस में हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग देखते हैं वो ये कि जो शाहजी भोसले थे, शाहजी भोसले जो थे, इनकी एक अन्य पत्नी थी जिनका नाम तुकोबाई मोहिती था। तुकोबाई मोहिते।
और इनसे एक पुत्र था जिसका नाम व्यंको जी था। नाम ज्यादा है, इससे मत घबराइए, सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है? यस सर। व्यंको जी था और शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी के साथ यानी तुकोबाई मोहिते जो थी उनके साथ कर्नाटक में रहते थे, क्योंकि बीजापुर से इनमें कर्नाटक में जागीर मिली थी। अब ऐसी परिस्थिति में जो शिवाजी थे और जीजाबाई जो शाह जी की प्रथम पत्नी हुई, ये परित्यक्त परिवार के रूप में यानी एक प्रकार से छोड़ चुके थे शाहजी भोसले, परित्यक्त परिवार के रूप में पूना में रहते थे। और यहां जो शिवाजी का के साथ दो व्यक्तित्व का नाम मिलता है, एक दादाजी कोंडदेव और दूसरा व्यक्तित्व है गुरु रामदास। गुरु थे ना सर शिवाजी का नाम? हाँ, तो ये जो दादाजी कोंडदेव थे ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे और गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। धार्मिक गुरु थे शिवाजी के, लेकिन यहां पर एक चीज जुड़ी हुई है ये कि वो ये कि शिवाजी ने जो धार्मिक शिक्षा ली थी शिवाजी ने जो धार्मिक शिक्षा ली थी या ऐसे कह लीजिए कि शिवाजी के धर्म पर या कह लीजिए कि धार्मिक विचार पर जीजाबाई का प्रभाव था, यानी उनकी मां का। बचपन में खूब कहानी सुनाई। हाँ, प्रभाव था। तो धीरे धीरे सीक्वेंस के साथ चीजों को बढ़िए। हमने आपसे वादा किया है कि जितना भी भारी भरकम चीज होगा उसको क्लास में ही इस ढंग से पढ़ाया जाए कि आपको अधिकांश बातें यही याद हो जाए। तो उसी क्रम में एक खंड तो आपने देखा कि शिवाजी का उदय कैसे हुआ एक राजपूत के रूप में। अब आ रहे हैं कि उनके जन्म के बाद क्या हुआ उनके साथ। तो उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं ये हैं कि उनके जो पिता थे शाहजी भोसले, उनकी दो शादियां मिलती है। प्रथम पत्नी उनकी जीजाबाई थी और दूसरी पत्नी भाई तुकोबाई मोहिते थी। जीजाबाई से दो पुत्र हुए थे, सबसे बड़ा संभाजी और उसके बाद शिवाजी। संभाजी के बारे में कहा जाता है कि 1643 ईस्वी में एक बीजापुर में युद्ध लड़ा जा रहा था। उस समय शाहजी भोसले बीजापुर के सेवा में ही थे। तो ऐसे में जब संभाजी युद्ध लड़ रहे थे बीजापुर के पक्ष में, तो वो घिर गए दुश्मनों से और अफजल खां भी वहीं पर था। तो अफजल खां को आवाज देते रहे संभाजी, लेकिन अफजल खां नहीं आया और जिसके वजह से शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसीलिए शिवाजी अफजल खां से बहुत खार खाए रहते थे। एक धोखेबाज व्यक्ति के रूप में उनका चरित्र शिवाजी के मस्तिष्क में था। तो इस तरीके से जीजाबाई से जो दो पुत्र उत्पन्न हुए से एक ही बचे। और दूसरा जो विवाह हुआ तुकोबाई मोहिते के साथ, उनसे व्यंको जी पैदा हुआ। तो व्यंको जी जो है वो कर्नाटक में शाहजी भोसले के साथ रहते थे और शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी तुकोबाई मोहिते के साथ कर्नाटक में रहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो जीजाबाई थी
और शिवाजी जो थे उनको एक परित्यक्त परिवार के रूप में रहना पड़ा। परित्यक्त माने छोड़ दिया गया। जो पति था शाहजी भोसले उसके अपने साथ नहीं रखता था, तो छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, ऐसा नहीं था, बल्कि संबंध थे, साथ नहीं रहता। वो कर्नाटक में रहते थे और ये पूना में इनको दे दिया। तो पूना में दे दिया तो शाहजी भोसले को अहमदनगर से पूना और सुपा की जागीर मिली थी। जिस समय अहमदनगर की सेवा में शाहजी भोसले थे उसी समय इनको पूना और सुपा की जागीर मिली थी। और जब कर्नाटक के सुल्तान के सेवा में थे तो कर्नाटक में उनको जागीर मिली थी। तो कर्नाटक में जो जागीर मिली थी तो अपने मृत्यु के समय वही सेवा में थे, इसीलिए अपने दूसरी पत्नी के साथ वहां रह रहे थे। और जो पूना सुपा की जागीर थी उसको जो है वो जीजाबाई अपने बचे हुए बड़े पुत्र शिवाजी को दे दिया कि तुम वहां रहो, यानी वहां का शासन व्यवस्था देखो। और यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि एक परम मित्र, घनिष्ठ मित्र दादाजी कोंडदेव थे शाहजी भोसले को, उसकी निगरानी में छोड़ा पूना सुपा में। और गुरु रामदास भी साथ में रहते थे। तो इस तरीके से दादाजी कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु हो गए और गुरु रामदास जो है उनके धार्मिक गुरु हो। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु गुरु रामदास थे, लेकिन शिवाजी का जो धार्मिक विचार उदित हुआ वो उनकी मां के वजह से हुआ। उन पर जो बचपन से ही उनकी मां का प्रभाव था, तो बचपन से ही मां जो है उनको धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारी बातें बताया करती थी, जिसके वजह से धर्म के मामले में वो अपने मां से ज्यादा प्रभावित थी। जब बड़े हुए तो प्रौढ़ धार्मिक विचार जो था वो गुरु रामदास से लिया और यहीं से उसने हिंदू धर्मोद्धारक, गौ और ब्राह्मण की रक्षा का जो है वो अपना उद्देश्य निर्धारित किया। तो ये एक खंड हुआ शिवाजी के बारे में। अब देखिए अगला जो चीज हमें बतानी है आपको वो ये कि शिवाजी का जो विवाह हुआ वो 1640 ईस्वी में होता है और विवाह जो होता है साई बाई निम्बालकर से। साई बाई निम्बालकर से। और इस विवाह के बाद (1640 से लेकर के 1642 तक, 40 से लेकर के बल्कि 45 तक कह लीजिए, वो अपने पिता के साथ रहते हैं, यानी कर्नाटक में। और उसके बाद 1645 में तक कह लीजिए, 1645 में उन्होंने रायरेश्वर मंदिर में दादाजी पंत की उपस्थिति में उन्होंने हिंदवी स्वराज की रक्षा की कसम खाई। हिंदवी स्वराज की रक्षा की कसम खाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके पश्चात उन्होंने विस्तारवादी नीति को अनिवार्य जाना। और निम्न प्रकार से विस्तार किए।
उसमें सबसे पहला जो क्रम था वो शिवाजी ने 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले को जीता। और ये उन्होंने बीजापुर से छीना था। उसके बाद 1646 ईस्वी में उन्होंने तोरण तथा मुरम्बगढ़ का किला जीता। तोरण का और फिर 1646 में ही मुरम्बगढ़ का किला। इसी किले को हम लोग रायगढ़ का किला बोलते हैं। ये भी दोनों किला जो था वो बीजापुर के अधीन था। और उसके बाद 1647 में कोंडाना की विजय की। ये भी जो था वो बीजापुर के अधीन था। इसके बाद 1647 में चाकन की विजय की। और ये भी जो था बीजापुर के अधीन था। लेकिन 1647 में जीता गया कोंडाना का जो किला था वो 1648 में वापस कर दिया। वापस क्यों किया? तो पिता के कारण। अब देखिए 1654 ईस्वी में एक अलग कर्म शुरू होता है यहां से, और ये कि उन्होंने पुरंदर के किलों को जीता। और पुरंदर का किला जिससे जीता वो नीलोजी नीलकंठ थे। नीलोजी नीलकंठ। उसके बाद 1656 में जुन्नार के किले को जीता। और इस किले की विशेषता थी कि सर्वाधिक धन यहां से प्राप्त हुआ। उसके बाद 1657 ईस्वी में उनका पहली बार मुगलों से मुकाबला हुआ। और इसमें वो पीछे हटे। उसके बाद 1657 में 3 किलों की विजय की। उसमें था कल्याण, भिवंडी और माहुली। भिवंडी और माहुली। ठीक है साहब। तो ये जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये शिवाजी के उदय में ये तीसरा खंड आपको हम पढ़ा रहे हैं।
कितना? तीसरा। तीसरा। पहला हमने आपको उनका वंशावली बताया, दूसरा के पिता के साथ जो उनके संबंध थे वो हमने बताया आपको। अब तीसरा के अपने व्यक्तिगत प्रयास से उन्होंने जो विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उस विशाल साम्राज्य की स्थापना में प्रथम चरण में उन्होंने क्या क्या किया, ये काफी ध्यान देने योग्य बात है। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि उनका जो विवाह हुआ 1640 में, पैदा कब हुए थे? तो 1627। यानी कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ? 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप लोग का 33 साल हो गए, अभी तक शादी नहीं की। बताइए, 10 साल लेट है शिवाजी से। मुन्ना भाई हंस रहे हैं हमारे। तो 40 साल के उम्र में जो है शिवाजी ने विवाह किया, और उसके बाद 40 से 45 तक अपने, उनकी जो पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर था। ये कौन थी उनकी पत्नी? तो ये पत्नी हो गई। तो साईबाई निम्बालकर से उन्होंने 40 में विवाह किया, और 45 तक वो पिता के साथ रहे। कहाँ? कर्नाटक। इसका अर्थ ये हुआ कि शादी के फौरन बाद जो है वो साम्राज्य विस्तार में नहीं लग गई, या राजनीतिक गतिविधियों में नहीं लग गई, बल्कि वैवाहिक जीवन का आनंद उठाया। और उसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि अब तुम्हारा बहुत हो गया है, तो अब जाओ। उसके 20 में ही, 43 में ही भगा दिए थे, लेकिन फिर जो है चले जाते थे। और उसके बाद उन्होंने, उनके जीवन में जो था एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि जो दादाजी कोंडदेव और गुरु रामदास और उनकी माता के सम्मिलित प्रभाव से जो उनका मस्तिष्क बना, उस मस्तिष्क से एक चीज उभर कर सामने आया, जिसको हिंदवी स्वराज कहा गया। हिंदवी स्वराज। ये जो हिंदवी स्वराज शब्द है, ये काफी महत्वपूर्ण है। पीटी के दृष्टिकोण से तथ्य महत्वपूर्ण है, और मेंस के दृष्टिकोण से ये सब जो व्याख्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो 45 में राय राजेश्वर मंदिर में दादाजी पंत की उपस्थिति में, उस समय मराठों के दादाजी पंत जो है वो सबसे वयोवृद्ध आदमी, सबसे सम्माननीय आदमी माने जाते थे। उनका पूरा मराठवाड़ा क्षेत्र में जो है एक धार्मिक और राजनीतिक महत्व था दादाजी पंत का। तो दादाजी पंत की उपस्थिति में जो है वो हिंदवी स्वराज की रक्षा की कसम खाई। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है कि हिंदवी स्वराज क्या है। तो हिंदवी स्वराज के अंतर्गत हिंदू धर्मोद्धारक, गाय और ब्राह्मणों की सुरक्षा की कसम खाई उन्होंने। ये बहुत नाजुक व्याख्या का समय है कि क्या शिवाजी के द्वारा जो हिंदू धर्मोद्धारक, गाय की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा की जो कसम खाई गई, तो ये एक सांप्रदायिक सोच था, एक कम्युनल थॉट था। तो देखिए, धर्म से जुड़ा हुआ सभी चीज, बहुत गौर से सुनिएगा मुन्ना भाई, धर्म से जुड़ी हुई सभी चीजें सांप्रदायिक नहीं होती। आमतौर पर यह माना जाता है कि राजनीति में या राज व्यवस्था में धार्मिक चीजों का यदि हस्तक्षेप हो जाता है तो वहीं से सांप्रदायिकता जन्म लेती है। यह विचारधारा पूरी तरीके से गलत है। धर्म से बहुत कम ही लोग हैं जो अछूते रहते हैं। तो ये कहना कि हमारे जीवन में धर्म का महत्व नहीं है और हम धार्मिक नहीं हैं, पूरा राजनीतिक काम कर रहे हैं, कोई अगर ये कहता है तो अव्यवहारिक बात कहता है, अवैज्ञानिक बात कहता है। तो फिर हर व्यक्ति कोई भी कृत्य कर रहा हो, उसका धर्म से अलग होना संभव नहीं होता है। अब उसमें अंतर क्या है कि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक व्यवहार को प्रकट कर देता है, कोई व्यक्ति अपने धार्मिक व्यवहार को प्रकट नहीं करता है। तो यहां पर गलती यह होती है कि जो व्यक्ति
अपने धार्मिक व्यवहार को प्रकट कर देता है उसको हम सांप्रदायिक मान लेते हैं। यहां पर सोच में परिवर्तन करना होगा कि धार्मिक के प्रतीकों का प्रयोग कर लेने से कोई व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं हो जाता है। सांप्रदायिक कब होता है? जब अपने धार्मिक विचार को दूसरे धार्मिक विचार का विरोधी मानने लगता है और यह मानने लगता है कि अन्य धर्मों के साथ हम सहअस्तित्व के साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों के उद्देश्य अलग हैं और दोनों धर्म के मानने वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये विचारधारा धर्म के क्षेत्र में जब उदित होती है तो उसी को सांप्रदायिक विचारधारा कहते हैं। हम अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने धर्म को प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो इससे हम सांप्रदायिक नहीं हो गए। यही वजह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में भी यह अधिकार दिया गया है सबों को। तो इसका मतलब कि भारतीय संविधान भी सांप्रदायिक हो गया? तो ऐसा नहीं है साहब। सांप्रदायिक वो सोच है जिस सोच के माध्यम से दूसरे धर्मावलंबियों को विरोधी माना जाता है, अपना सह-अस्तित्व की भावना इसमें नहीं पाई जाती हो, तब माना जाता है कि यह धार्मिक विचार या विश्वास सांप्रदायिक है। शिवाजी ने हिंद स्वराज का जो परिकल्पना की, इसको जरा आपको समझना होगा। अगर इसको नहीं समझिएगा तो फिर आप भी सामान्य व्यक्तियों की तरह शिवाजी को एक सांप्रदायिक सोच का व्यक्ति मानिएगा, जबकि ये चीज गलत है। शिवाजी का हिंद स्वराज्य का जो व्याख्या सरदेसाई ने किया, उसके अनुसार जीएस सरदेसाई, पूर्व के क्लास में इनका नाम हमने लिया था, तो हम अपनी बात नहीं कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस बात कहिए। हम लोग हिस्टोरियंस नहीं हैं कि हम लोग भी अपना मत दे सकते हैं। हाँ, दिए गए मतों पर अपने विचार रख सकते हैं, वो एक अलग तत्व है। तो सरदेसाई का कहना है कि जो मराठवाड़ा का भूभाग था उसको जरा गौर से देखिए आप, तो अन्य भारतीय भूभाग से एक अलग परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा है। क्या परिदृश्य था? तो उसके पश्चिम ओर पूरा का पूरा समुद्र था, किसी मानवीय हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं थी, और बाकी एक त्रिकोणात्मक केंद्र था। आपको अगर देखना है तो इस मैप में आप देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो महाराष्ट्र का ये तो पूरा इलाका आप देख ही रहे हैं, यहां से लेकर के ये, अब ये त्रिकोणात्मक केंद्र था कि इस ढंग से जो है वो ये मराठवाड़ा क्षेत्र था। तो इस ओर भी पठारी पर्वतीय भाग था, इस ओर भी पठारी पर्वतीय भाग था, बाकी बीच में अन्य पठारी भाग जो थे वो इसको इस ढंग से जो है विभाजित किए हुए। तो ये जो पूरा क्षेत्र था जिसको हम लोगों ने क्या कहा, मराठवाड़ा, तो ये भारत के अन्य भागों से जो है आइसोलेटेड था, अलग था, आइसोलेटेड था, पृथक था। भारत में था, इसमें दो राय नहीं है। अब जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सिर्फ यही ना वो इलाका है, चिकन नेक्स जो हमारे जाने का रास्ता है, अगर इसको हम काट दें तो ये पूरा आइसोलेटेड हो जाएगा हमेशा के लिए। ये आप मानते हैं? साथ ही साथ इसका जी जो भौगोलिक संरचना है, इसमें भी गारो, खासी, जैंतिया, पटकाई बूम, लुशाई, नागा, मिजो, ये सब पहाड़ियां हैं, तो चारों तरफ से घिरी हुई हैं ये भी। तो ऐसे जो पर्वतीय या पठारी क्षेत्र होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, वो किसी देश में स्थित होने पर भी उस देश के अन्य भूभागों से जो है वो आइसोलेटेड रहते हैं, और उसमें निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनमें एक प्रकार का क्षेत्रीयता की भावना पाई जाती है, रीजनलिज्म की भावना पाई जाती है। तो जो हिंदवी स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया यहां पर शिवाजी के द्वारा, वो एक प्रकार से महाराष्ट्रियन स्वराज्य था, और
महाराष्ट्रियन राष्ट्रवाद था। तो भाई संपूर्ण भारत के लिए नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए स्वराज की परिकल्पना की, तो किससे, आखिर ये स्वराज वो किससे लेना चाहते थे, ये काफी महत्वपूर्ण। तो वो स्वराज्य का हननकर्ता एक नहीं था मराठवाड़ा में, कितनी खूबसूरत बात। उस स्वराज का हननकर्ता बीजापुर भी था, उस स्वराज का हननकर्ता अहमदनगर भी था, उस स्वराज का हननकर्ता मुगल भी थे, उस स्वराज का हननकर्ता मराठवाड़ा क्षेत्र के जो भूपति, जो सरदेशमुख माने जाते थे, वो भी थे। तो इन चारों शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त करना ही हिंदवी स्वराज था। ठीक है। अब आइए, ये हुआ हिंदू धर्मोद्धारक, मतलब हिंदुओं का उद्धार करने वाला या हिंदवी धर्म का उद्धार करने वाला। अब दूसरा टॉपिक, गाय और ब्राह्मणों की सुरक्षा। क्या चीज गाय और ब्राह्मणों की सुरक्षा। अब देखिए, ये गाय शब्द जैसे ही आता है ना साहब, तो जो देश का माहौल है, उस माहौल में फौरन मुसलमान का शक्ल आ जाता है कि गाय का सपोर्ट करने का मतलब है कि ये मुस्लिम विरोधी बात है। आप बहुत अच्छे चीज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको इन सभी मुद्दों पे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। अभी चलिए मुसलमान पाए जाते हैं, क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुसलमान पाए जा रहे थे भारत में? तो आप बोलेंगे नहीं पाए जा रहे थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस्लाम धर्म का उदय ही नहीं हुआ था, तो मुसलमान कहां से आए? तो फिर उस समय भी गाय का मुद्दा बना था। बड़ा विचित्र लगेगा आपको सुनकर के कि उस समय जो गाय का मुद्दा बना था, तो गाय के संहारकर्ता ब्राह्मण थे और गाय के रक्षक जो थे वो बौद्ध थे। अब यहां पर गाय का संहारकर्ता या रक्षक की जहां तक बात है, दो पदावली, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई समस्या थी। आपको पता होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रोपण कृषि हुआ, मतलब धान को छींट करके उसका बिचड़ा तैयार करके 15 दिन के बाद उसको फिर से कबाड़ लिया जाता था और फिर गुच्छे में धान के 4, 5, 7 पौधे को जो है एक साथ रोपा जाता था। इस पद्धति को रोपनी कृषि बोलते थे और इससे उत्पादकता में 10 गुनी की वृद्धि हो गई। एक महान परिवर्तन हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इससे व्यापार वाणिज्य भी फैला। इससे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की नींव पड़ी। इसी वजह से सिर्फ सरप्लस प्रोडक्शन से। तो ऐसे स्थिति में पशुधन की अधिक आवश्यकता थी। किस लिए? खेत में जोताई के लिए, बोझ ढोने के लिए। तो इसमें जो बैल पशु था उसका, तो बैल पशु ज्यादा से ज्यादा है, इसके लिए जरूरी थी कि स्वस्थ गाय हो। और जो वैदिक धर्म चला रहा था उसमें जो कर्मकांड थे, जो यज्ञ थे, उस यज्ञ में गाय जो है ब्राह्मणों को जो है दान में दिया जाता था। तो इससे पशुधन की हानि होने लगी। तो इसीलिए ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जो है एक प्रतिक्रिया 6ठी शताब्दी में होती है, जिसमें अन्य कारणों के अलावा जो था ये भी कारण थे। अब देखिए, अब 6ठी से लेकर के 7वीं शताब्दी आई है। अब स्थिति पलट गई। अब बौद्ध धर्म में मध्य, मैथुन, मत्स्य, मांस और मदिरा, ये पंचम कार कहा जाता है। शैव धर्म का जो पशुपत
जो कपालिक वर्ग है। शैव धर्म के कुल 4 वर्ग है, जिसमें अंतिम वर्ग जो है कपालिकों का है, जो खोपड़ी में खाना खाता है। तो वो पंचम कार की अवधारणा को मानने लगा। बौद्ध धर्म में एक यान निकला जिसका नाम था तंत्रयान। तो तंत्रयान में भी पंचम कार अपनाया गया। तो अब बौद्ध धर्म जो है पशुधन का संहारक हो गया और जमीन किसके पास आ गई है? ब्राह्मणों के पास। क्योंकि सातवाहनों ने भूमि अनुदान देना शुरू किया था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले से ब्राह्मणों को, बौद्धों को। तो उनके लिए जो है पशुधन की आवश्यकता हुई, तब ये संरक्षक के रूप में उभर करके सामने आए। इतिहास में हम ये साबित करना चाहते हैं कि पशुधन की संरक्षा अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक मांग है। अभी बैल को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये आ गया है ट्रैक्टर। तो किसी भी ग्वाले के यहाँ अगर बैल पैदा हो गया तो छोड़ देता है मरने के लिए, उसे दूध ही नहीं पिलाता है। तो बैलों की संख्या क्या होगी? पॉपुलेशन घट गई हमारे देश में। तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई ये प्रोसेस है, ये पद्धति है। तो यहां पर शिवाजी ने गौ की जो रक्षा की कसम खाई, वो कृषि उत्पादन में इनके सहयोगी के रूप में इनका जो विनाश किया जा रहा था उस कारण से रक्षा खाई। ये विनाशक कोई बाहरी लोग नहीं थे, ये वहीं के स्थानीय लोग। और ब्राह्मणों की रक्षा का कहां तक बात है? तो देखिए, जो किसी भी समाज का उन्नति या उत्थान जो होता है, वो उस वर्ग में अगर पढ़े हुए लिखे लोगों का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा तो उस वर्ग का उत्थान जो है, उस समाज का उत्थान नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मणों की रक्षा की बात की गई, ताकि मराठवाड़ा समाज जो है वो उसको ज्ञान मिले, शिक्षा मिले और वो एक अलग हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने में सफल। तो अब आइए कल के क्लास से इसको कोरिलेट करते हैं कि कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि साहब मराठा एक शक्ति नहीं बन पाए थे। मराठवाड़ा क्षेत्र अति प्राचीन काल से था, लेकिन एक पॉलिटिकल पावर वो नहीं बन पाए, एक यूनिट नहीं बन पाए। वो यूनिट कब बनते हैं? तो 17वीं शताब्दी में। और क्यों बनते हैं? तो उसके पीछे उसका भौगोलिक परिस्थिति जिम्मेदार था, उसके पीछे भक्त संतों का योगदान जिम्मेदार था, उसके पीछे वतनदारी व्यवस्था जिम्मेदार था। और ये सब होने के बावजूद भी अगर शिवाजी का व्यक्तित्व नहीं होता तो फिर मराठा एक शक्ति के रूप में उदित नहीं होते। क्यों? कि एकता के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग बिखरे हुए दाने के रूप में फैले हुए थे मराठवाड़ा में। तो इन बिखरे हुए दानों को एकत्र करने के लिए सैनिक सामर्थ्य चाहिए था, सैनिक योग्यता चाहिए था, और योग्यता जिस व्यक्ति में था उस व्यक्ति का नाम था शिवाजी। और ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने अपने शक्ति के माध्यम से इन बिखरे हुए दानों, व्हाट डू यू मीन बाय बिखरे हुए दानों, मराठवाड़ा क्षेत्र में अलग अलग जो भौगोलिक पॉकेट बना हुआ था और अलग अलग शक्तियों के अधीन था। कुछ भौगोलिक क्षेत्र जो था वो बीजापुर के अधीन था, कुछ भौगोलिक क्षेत्र जो थे स्थानीय सरदार जिसको सरदेशमुख बोला जाता था उसके अधीन था। तो ये सारे भौगोलिक पॉकेट को जो है वो एक करके भौगोलिक रूप से मराठवाड़ा को एक करने का प्रयत्न। तो उसके लिए 45 के बाद उन्होंने शुरू की, वो क्रम हम आपको दिखलाना चाहते हैं। तो ये हिंदवी स्वराज की परिकल्पना आप समझ गए। ये एक अलग से क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं सारा चीज, हम हर चीज बाइफरकेट करके आपको बताए। अब देखिए, सबसे पहला उनका जो अपने पिता के साथ रहने के क्रम में ही पिता के कहने पर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और सबसे पहला 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले पर आक्रमण किया। और सिंहगढ़ का किला किसके अधीन था? तो बीजापुर के अधीन। लेकिन सिंहगढ़ का किला का जो अभियान था उनका अधूरा अभियान माना जाता है।
ये सब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिवाजी अपने प्रथम अभियान में सिंहगढ़ को नहीं जीत पाए। बात समझ में आई? ये बहुत माइक्रो स्टडी है ये। अगर यहां पर आप ध्यान नहीं देंगे तो इससे संबंधित अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो पहला अभियान कौन था? सिंहगढ़ का। लेकिन ये अभियान अधूरा अभियान था। क्यों? क्योंकि अपने पहले अभियान में शिवाजी सिंहगढ़ के किले को जीतने में सफल नहीं रहे थे। फिर चलेंगे अब्बा के पास। उसके बाद दूसरा अभियान 1646 ईस्वी का था और ये अभियान तोरण का था। ये प्रथम सफल अभियान था क्योंकि तोरण के दुर्ग को जीतने में वो सफल रहे। तो ये तोरण का दुर्ग जो था जीता गया प्रथम दुर्ग था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिवाजी का प्रथम अभियान तो रायगढ़ का अभियान, लेकिन शिवाजी की प्रथम विजय तोरण का दुर्ग, तोरण का किला। ये आमतौर पे नीचे के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हायर एग्जामिनेशन में भी ये रायगढ़ और तोरण का जो द्वंद्व है, जो विवाद है, वो पूछा जाता है। समझ रहे मुन्ना भाई? नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर 46 में ही मुरम्बगढ़ के किले को जीता। यही मुरम्बगढ़ का किला जो है रायगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यानी मुरम्बगढ़ और रायगढ़ अलग अलग नहीं है। रायगढ़ का नाम ही मुरम। ये सभी के सभी बीजापुर के अधीन थे। उसके बाद 1647 में कोंडाना की विजय करता है, वे भी बीजापुर के अधीन। 47 में चाकन की विजय करते हैं शिवाजी, ये भी बीजापुर के अधीन। और जो कोंडाना का विजय था, यहां से एक चीज जुड़ी हुई है कि 47 में इन्होंने कोंडाना की विजय की, लेकिन इस कोंडाना को 48 में वापस कर दिया बीजापुर को। क्यों वापस किया? क्योंकि इनके पिता शाहजी भोसले को बीजापुर के सुल्तान ने कैद कर लिया था और कहा था कि कोंडाना दोगे तब जो है हम छोड़ेंगे। तो इस वजह से जो है वो जीते हुए किले को 1648 में, 1 वर्ष के बाद जो है वो उन्होंने वापस कर दिया। फिर 54 में अब यहां तक का जो विजय है, ये सारा का सारा विजय, ये किसके विरुद्ध है? तो बीजापुर के विरुद्ध। हमने शुरू में बताया था आपको कि हिंदवी स्वराज्य के दुश्मन कौन कौन लोग थे। तो जो लोग थे उनसे उनको लड़ाई हुई। अब स्थानीय सरदारनी देशमुख भी थे। तो इसके बाद उनके विरुद्ध अभियान होता है। तो सबसे पहला जुन्नार के किले को जीतते, पुरंदर के किले को जीतते हैं 1654 में। और ये काफी महत्वपूर्ण किला था। ये नीलोजे नीलकंठ के अधीन था, जो एक मराठा सरदेशमुख थे। तो देखिए शिवाजी ने किया क्या? सरदेशमुखों की स्थिति 2 तरह की थी। एक छोटे सरदेशमुख थे, मतलब जैसे मान लिया जाए 200 बीघा का सरदेशमुख या 100 बीघा का सरदेशमुख, जब छोटा किसान था। तो शिवाजी जब मराठवाड़ा को एक करने का काम करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक ऐलान किया। तो उसमें जो छोटे सरदेशमुख थे उनके ऐलान को एक्सेप्ट कर लिया। ऐलान का मतलब क्या? कि हमें अपना अधिपति मान लो, हमारे अधीन हो जाओ। तो जितने छोटे सरदेशमुख थे वो बिना युद्ध के ही शिवाजी की अधीनता स्वीकार कर ली। बात समझ में आ रही है? छोटे सरदेशमुखों ने बिना युद्ध के ही शिवाजी की अधीनता स्वीकार कर ली। बड़े सरदेशमुखों ने कहा कि नहीं, तुम ही मेरे अधीन हो जाओ। तो बड़े सरदेशमुखों से शिवाजी को युद्ध करना। ठीक है? तब आप बोलिए शिवाजी ने सिर्फ बीजापुर के खिलाफ ही युद्ध किया। तो ये शिवाजी का साम्राज्यवाद न मानिएगा कि शिवाजी की सांप्रदायिकता मानिएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। हर चीज को धार्मिक दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से इतिहास को देखना, ये पूरी तरीके से इतिहास में अवैज्ञानिकता का समावेश करना है। इतिहास में
पक्षपात को प्रवेश कराना है। इतिहास का दुरुपयोग कहलाएगा। इतिहास के इस ऐसे व्याख्या से देश को हानि होने की संभावना है। इसलिए ये सब बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है और उसमें एक्सप्लेनेशंस जो है वो काफी संभल करके करने की आवश्यकता है। अब देखिए 1654 में पुरंदर का किला सारे किलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसका मतलब इसका सरदार नीलोजी नीलकंठ काफी शक्तिशाली था। तो सबसे पहले इसको पराजित किया, पुरंदर के किले पे अधिकार कर लिया और फिर नीलोजी नीलकंठ को उसका किलेदार बनाया। यानी डिफरेंस क्या हुआ कि किला नीलोजी नीलकंठ के पास ही रह गया, लेकिन अब वो किला शिवाजी के अधीन माना गया। अब नीलोजी नीलकंठ की संप्रभुता समाप्त हो गई। अब जो पुरंदर का सॉवरेंटी था, पुरंदर का संप्रभुता था, वो किसके हाथ में चला गया? शिवाजी के हाथ। तो वो संपत्ति हड़पना नहीं चाहते थे सरदेशमुखों का। वो सिर्फ क्या चाहते थे कि सारे सरदेशमुख मेरे झंडे तले एक हो जाए, और उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उसके बाद 1656 में जुन्नार का किला जीता और यहां से सर्वाधिक धन, जितना भी अभियान शिवाजी का है उन सभी अभियानों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ तो जुन्नार से। यह भी ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आता है कि शिवाजी को सबसे ज्यादा धन कहां प्राप्त हुआ? तो जुन्नार के अभियान से। उसके बाद 1657 में मुगलों से पहली बार इनका सामना हुआ। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 1657 में। ये सब आपको जब एग्जामिनेशन देने लगिएगा तो आपको ये सबसे पाला पड़ेगा। इसीलिए क्लास में बेहतरीन से समझिए कि आप नहीं भी पढ़िएगा या नहीं भी रिवाइज कीजिएगा तो उस समय क्लिक करेगा। किसी भी आप क्लास कर रहे हैं, बात बता दें आपको, असल एग्जामिनेशन में काम आता है शांति के साथ की गई पढ़ाई। यदि आप एग्जामिनेशन से पहले बोझ लेते हैं कि हमको रिवीजन करना है, तो और पढ़ा लिखा हुआ बेकार हो जाता है। और जो शांति के समय में पढ़ाई करते हैं, खुशी से पढ़ाई करते हैं, वो सारा चीज वहां से आप क्लिक करता है और वही आपके मार्क्स को आगे बढ़ाता है। इसलिए क्लास को जितना प्यार से कीजिएगा उतना आप सफलता के ज्यादा निकट आते हुए जाइए। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुगलों से उनका संघर्ष, ऐसे बहुत सारे डेट पढ़ रहे हैं आप, लेकिन इस डेट को परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानिए कि 57 का वो वर्ष था जिसमें मुगलों के साथ पहले उनका संपर्क क्या हुआ। ये अभी तक ध्यान कहां दे रहे थे? तो या तो बीजापुरी क्षेत्रों में या जो है वो मराठवाड़ा के क्षेत्रों में। तो अभी तक अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो चुका था, लेकिन बीजापुर गोलकुंडा पर नहीं हुआ था। बीजापुर गोलकुंडा भी स्वतंत्र थे और मुगल अधिपति या मुगल जो सूबेदार था वो यहां नियुक्त था इन क्षेत्रों में। उसकी लड़ाई बीजापुर से चल रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में इनका संपर्क जो है मुगलों से हुआ और इनको पीछे हटना पड़ा। पीछे हट एक रणनीति के तहत उन्होंने किया, क्योंकि अभी वो चाहते थे कि जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो बीजापुर का कब्जा है और सरदेशमुखों का कब्जा है, पहले उसको हम अपने अधीन करें, तब मुगलों से मुकाबला करें। इसीलिए 57 में जो संपर्क हुआ मुगलों से, लड़ाई की संभावना बनी, वो पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि उसी वर्ष ये पूरा जो क्षेत्र है ये कोंकण का क्षेत्र है। कोंकण, हाँ, कोंकण समझ रहे हैं ना? सूरत से लेकर के जो गोवा तक का तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन? तो कल्याण, यही ये बंबई हो गया। कल्याण का मतलब उस समय कल्याणकारी कहा जाता था, जो अभी आज का स्टेशन कल्याण है सर। हाँ, आज का बंबई हो गया। कल्याण, भिवंडी, ये भिवंडी भी बॉम्बे में पड़ता है। माहुली, ये सब कोंकण के क्षेत्र थे। इन सभी क्षेत्रों पर जो है शिवाजी का अधिकार हो। बात समझ में आई? अब देखिए अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और उसमें एक हेडिंग बनाते हैं
अफजल खां से संघर्ष। अफजल खां से संघर्ष। अब देखिए, इतने के अध्ययन में आपने ये चीज महसूस कर लिया होगा कि अभी तक सामना किससे हो रहा था, किसको नुकसान हो रहा था? बीजापुर को। ठीक है, तो बीजापुर का विरोध होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी। ये अफजल खां कौन था? तो अफजल खां बीजापुर का सेनापति था। और शिवाजी प्लस अफजल खां एक समझौता का निर्णय हुआ, और इसके लिए इस समझौता हेतु प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया। और शिवाजी की ओर से मोरो पिंगले और नेताजी पालकर ये दो नाम याद रखना है आपको। और इधर से नाम याद रखना है, कृष्णा जी भास्कर। कृष्णा जी भास्कर और दूसरा नाम सैयद बांदा। अब जब शिवाजी साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो ऐसे में बीजापुर से टकराव का होना जो है एक स्वाभाविक सी बात थी। तो दोनों के बीच राय बनी, शिवाजी और बीजापुर के बीच, कि हम लोग आपस में बैठ कर करके बात कर लेते हैं। ये हमेशा जो है शिवाजी हमारे किलों पर आक्रमण कर देते हैं या हमसे युद्ध करने लगते हैं, आखिर दिल में क्या बात है? तो हम लोग बैठ कर करके इन मुद्दों पर जो है डिस्कस कर लेते हैं और जो हम लोग के बीच विवाद है उसको हल कर लेते हैं, भविष्य में लड़ाई नहीं। लेकिन ये ऊपरी बात, एक्चुअली में जो वार्तालाप का प्रयत्न किया गया बीजापुर की तरफ से, वो एक षड्यंत्र के तहत किया गया कि शिवाजी को के जंगल में बुलाओ और वहीं उसका खात्मा कर दो। इसीलिए अफजल खां के द्वारा जो कृष्ण जी भास्कर को दूत के रूप में भेजा गया शिवाजी के पास कि तुम ये सब बात जाकर के समझाओ कि अफजल खां एज ए बीजापुर सेनापति जो है आपसे मिलना चाहता है और दोनों के मध्य जो समस्याएं हैं उसका हल करना चाहता है। और कहां? तो किसी शहर में नहीं बल्कि प्रतापगढ़ के जंगलों में। और ये भी शर्त कि ना हम कोई अपना आदमी लाएंगे और ना आप कोई अपना आदमी लाइएगा। तो ये जो शर्त रखी अफजल खान ने, तो उसी से शिवाजी ने समझ लिया कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है। लेकिन शिवाजी ने इस मिलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पहले ही से ही प्रतापगढ़ के जंगलों में अपने मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में सैनिक भेज दिए कि छुप करके जाकर के वहां रहना। क्यों? क्योंकि अफजल खां धोखा देगा। तो अफजल खां बोला था कि हम अकेले आएंगे, लेकिन जब प्रतापगढ़ के जंगल में आया तो अपने बॉडीगार्ड सैयद बांदा के साथ आया
जबकि यह शर्त नहीं थी कि बॉडीगार्ड के साथ आएगा। और शिवाजी पहले से तैयार होकर के आए थे कि क्या करेगा। तो शिवाजी इस ये जो मिलन का स्थल था, इस समय जरा बख्तर पहन करके आए थे। जरा बख्तर का मतलब हुआ कि शरीर के अंदर लोहे का आवरण, ठीक है। तो अफजल खान ने गला लगाया, ठीक है। क्या किया? गले लगाया। मैंने बहुत तपाक से गला मिला जब अफजल खान शिवाजी के सामने हुआ। तो अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया। तो गले प्यार से नहीं लगाया, बल्कि गले लगाने का उद्देश्य क्या था कि नहीं, कि जो कटार है जो अपने इसमें रखे हुए था उसको उसके पेट में घुसड़ देना, यानी हत्या करना। तो उसने अपने कटार से पेट पर हमला किया, लेकिन पेट में तो जरा बख्तर था, तो वो लोहे से टकरा करके शिवाजी जो है सुरक्षित रह गए। और ये सब शर्त था कि कोई औजार लेकर के नहीं आवेगा, लेकिन छुपा के लेके आया था ये। तो ये बगनखा रखते थे शिवाजी। बगनखा समझते हैं? बगनखा एक, जैसे आप लोग आज के दौर में पंच मारने वाला, तो पंच में तो नोक रहता है ऐसे ऐसे। बगनखा में वो उंगली पहनने के बाद वो हंसुली के तरह निकला हुआ रहता था ऐसे। हाँ, छोटा जैसा। हाँ, बहुत बड़ा नहीं, छोटा, और बहुत तेज होता था। तो बगनखे से जो है उनके पेट पर आक्रमण कर दिया अफजल खान से, और खींच लिया, तो सारा आंतड़ी जो है वो बाहर चला आया। तो इस ढंग से अफजल खान का मृत्यु हुई, और शिवाजी एक सडन डेथ से बचने में सफल रहे। क्लियर? तो इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज पूरा शिवाजी खत्म करना है। तो अब जो है, जब बीजापुर से संबंध निर्धारित हुआ अफजल खान के माध्यम से, तो उसके एक वर्ष बाद ही, यानी 1660 में मुगलों से संघर्ष हुआ। और 1660 में किसका काल था? तो औरंगजेब का काल था। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का वाइसराय बनाया। ये दक्कन का सूबेदार, उसमें दोनों शामिल हो गए, यानी बीजापुर और गोलकुंडा दोनों। और इसके द्वारा जो है अनेक क्षेत्रों को विजित किया गया शाइस्ता खां के द्वारा, और पूना को घेर लिया गया। ऐसी परिस्थिति में शिवाजी ने आक्रमण किया, और इसमें शाइस्ता खां भागने में सफल रहा। तो जैसे ही विस्तार हो रहा था, यानी शिवाजी का, तो महत्वाकांक्षा औरंगजेब की भी तो थी दक्षिण में, कि हम बीजापुर गोलकुंडा को मिलाकर के मुगल साम्राज्य में शामिल करें। तो बीजापुर को क्षेत्रों को जीतने का अर्थ क्या था? कि अब शिवाजी और मुगलों की महत्वाकांक्षा आपस में टकराने लगी, क्योंकि बीजापुर को शिवाजी भी जीतना चाह रहे थे, और बीजापुर को मुगल भी जीतना चाह रहा था।
तो ऐसी परिस्थिति में जो है दोनों के बीच संघर्ष को रोक पाना बहुत समयों तक संभव नहीं था। तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को एक इसी उद्देश्य से कि शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, दक्कन का सूबेदार बना दिया। तो शाइस्ता खां ने बहुत सारे शिवाजी के किलों को जीत लिया और अंत में पूना की घेरेबंदी कर दी। घेरेबंदी नीति बहुत खतरनाक। तो रात का समय था, रात में शाइस्ता खां अपने कैंप में सोया हुआ था। इस अवस्था में शिवाजी ने रात्रि समय में आक्रमण कर दिया। कैंप भी वो शिवाजी का घर था सर। हाँ? जो कैंप था वो शिवाजी वहाँ रहे थे बचपन में। हाँ, आक्रमण कर दिया और ऐसे में उस आक्रमण का सामना करने के लिए मुगल तैयार नहीं थे। तो उसमें शाइस्ता खां का एक अंगूठा भी कट गया और उसके बाद जो उसको भागना पड़ा। तो इस घटनाक्रम से औरंगजेब काफी दुखी हुआ और दुखी होने के बाद शाइस्ता खां को वहां से बुला लेता है कि तुम्हारा ऐसा सेनापति हमको नहीं चाहिए, तुम तो हरवा देगा, और सजा के तौर पर इसको बंगाल भेज देता है, क्योंकि मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है 63 में। याद है जब पढ़ा रहे थे उस समय आया हुआ था, उस समय भी हम बताए होंगे। और इसके जगह पर ये जो असफलता मिलती है तो शाइस्ता खां के बाद जो है शाह मुअज्जम को भेजा जाता है। यानी शाह मुअज्जम कौन था? उसका बड़ा बेटा, किसका? औरंगजेब का। ये भी असफल रहा, ये भी शिवाजी को नियंत्रित नहीं कर पाया। तब इसके बाद जो है अगला व्यक्ति राजा जयसिंह को भेजा जाता है। ये आमेर के राजा थे और जयसिंह के द्वारा जो है वो शिवाजी का दमन किया जाता है। ठीक है, शिवाजी का जब दमन किया जाता है तो दोनों के मध्य 22 जून 1665 ईस्वी को, दोनों के मध्य 22 जून, ये डेट काफी महत्वपूर्ण है, 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि होती है। और इस संधि में जो शर्तें थी वो ये कि 35 किलो में से 23 किले मुगल और 12 किला जो है वो मराठों के अधीन है। ठीक है, दूसरा ये था कि मराठे मुगल सेना में शामिल होंगे, या कह लीजिए ज्यादा अच्छा होगा मराठे मुगल अभियान में भाग लेंगे। और तीसरा कि जो शिवाजी का भी बेटा का नाम था संभाजी, एक संभाजी जो मर गए वो शिवाजी के बड़े भाई थे, याद है? और ये संभाजी जो थे वो बड़े पुत्र थे। तो संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और साथ ही साथ एक शर्त ये भी तय हुआ कि शिवाजी जो है वो मुगल दरबार में जाएंगे। तो ये चारों शर्त शिवाजी ने मान लिया। चौथी शर्त मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं हम मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। लेकिन जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको कुछ नहीं होगा, आप चलिए। तो शिवाजी मुगल दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा में, तो मुगल जब दरबार लगता था तो दरबार में जो जिस पद के अनुरूप होता था उसी के अनुरूप उसका आसन दिया जाता था, यानी जगह दिया जाता था। तो औरंगजेब के दरबार के नियमों के अनुसार उसको पंच हजारी का मनसब था, जबकि शिवाजी अपेक्षा किए हुए थे कि जो राजा का एक होता है
पद, उस पर हमको बैठाया जाता है। दरबार में दूसरे जगह के राजा मान लिया आए हुए हैं तो वो बादशाह के बगल में बैठता था, ठीक है, उसको अलग सम्मान किया जाता था। और बाकी जितने मनसबदार थे अपने पद के अनुसार सामने जो है खड़े रहते थे, ये बैठे रहते थे। तो भरे दरबार में विश्वासघाती कह दिया शिवाजी ने औरंगजेब को। तो ये तो मुगल कोर्ट के खिलाफ था, तो फौरन शिवाजी की अरेस्टिंग हो जाती है और शिवाजी जो है वो आगरे के जेल में जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन शिवाजी काफी चतुर थे, उन्होंने बीमारी का नाटक किया और उसी जेल में एक व्यक्ति शिवाजी का हमशक्ल था जिनका नाम था हीरोजी फर्जन। ये नाम बराबर पूछता है, हीरोजी फर्जन। ये कौन था? शिवाजी का हमशक्ल था, शिवाजी का हमशक्ल यानी प्रतिरूप। तो जेल में क्या होता था कि सब्जी फल कैदियों को खाने के लिए या खाना टोकरी टोकरी में आता था और बैलगाड़ी पर आता था। तो शिवाजी ने चाल चली कि नाटक किया, बहाना बीमारी का कि हम बीमार हैं, और हीरोजी फर्जंद को मिला लिया कि एक दिन तुम मेरे जगह पर जो है सो जाओ ताकि सिपाही समझता रहे कि शिवाजी है यहाँ। और उस बीच में शिवाजी फल के टोकरी में बैठ करके जो है बैलगाड़ी से बाहर चले गए। ये घटना 1666 ईस्वी की है और 1667 ईस्वी में अपनी जगह पर वो पहुंच गए, यानी रायगढ़। रायगढ़ जब पहुंचते हैं तो उसके बाद उनका जीवन में एक अस्थायित्व आता है। और अस्थायित्व क्या आता है कि वो 1674 ईस्वी में, इसके पहले की जो घटना है वो ये है कि 67 में औरंगजेब शिवाजी को राजा स्वीकार कर लेता है। कब? 67 में। उसके बाद फिर एक बड़े क्षेत्रों पर शिवाजी का अधिकार हो जाता है और उसके बाद जो अगला घटनाक्रम उसमें है वो है शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। ठीक है। अब देखिए इसमें जो नाम आपको जोड़ना है वो 6 जून 1674 ईस्वी को, 6 जून 1674 ईस्वी को स्थान है रायगढ़। इसमें दो नाम है, एक विशेश्वर भट्ट या गाग भट्ट। विशेश्वर भट्ट या गाग भट्ट। और दूसरा नाम है सोयरा जीजाबाई और तीसरा नाम है निश्चलपुरी गोसाई। निश्चलपुरी गोसाई। तो ये नाम आपको क्या याद रखना है वो आप समझिए कि सारे विजयों के बाद शिवाजी ये निश्चित हो गए कि अब हमारा राज बन जाएगा। तो उन्होंने 16 जून की तिथि तय की, 6 जून 1674 की तिथि तय की कि किस चीज का? राज्याभिषेक का, अपने ओथ सेरेमनी का। और ओथ सेरेमनी को बहुत धूमधाम से मनाया उन्होंने रायगढ़ में। धूमधाम से मतलब ये हुआ कि 11,000 ब्राह्मण को बुलाया गया और ये 11,000 ब्राह्मण अकेले नहीं आए, 50,000 परिवार के साथ आए। और ये 11,000 ब्राह्मण 50,000 परिवार के साथ लगभग 4 माह तक रायगढ़ में रुके रहे और सारा खर्चा दान दक्षिणा सब शिवाजी के द्वारा दिया जाने लगा।
यानी एक भव्य समारोह था। यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की संख्या थी, लेकिन महाराष्ट्र का कोई भी ब्राह्मण शिवाजी का राज्याभिषेक कराने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग शिवाजी को ब्राह्मण नहीं मानता और स्थानीय नहीं मानता था, इसलिए वो मराठा पति नहीं बन सकता था। लेकिन शक्ति तो शिवाजी के पास थी। सोचिए, पूरे मराठवाड़ा में एक भी ब्राह्मण शिवाजी के राज्याभिषेक के लिए तैयार नहीं हुआ, तो शिवाजी को मजबूरी में बनारस से, ये जो विश्वेश्वर भट्ट या गाग भट्ट हमने लिखा है, ये मराठवाड़ा के ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि कहां के ब्राह्मण थे? बनारस। बनारस से विश्वेश्वर भट्ट और गाग भट्ट को बुलाया गया और विश्वेश्वर भट्ट और गाग भट्ट ने 6 जून को राज्याभिषेक कराया। इस समय, इस राज्याभिषेक के समय, ये जो राज्याभिषेक हुआ, इस समय एक और घटना घटी, और वो घटना क्या थी कि सोयराबाई के साथ पुनः विवाह किया गया। बाई के साथ पुनः विवाह किया गया। यहां पर एक बात जान लीजिए आप लोग कि शिवाजी ने 4 शादियां की। उसकी जो सबसे बड़ी पत्नी थी साईबाई निम्बालकर, और उसके बाद दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, सबसे छोटी पत्नी थी पुतलीबाई, जो 1680 में जब शिवाजी मरे थे तो उसके साथ सती हो गई थी। शिवाजी का तो कौन पत्नी सती हुई? तो पुतलीबाई। तो अब देखिए कि सोयराबाई के साथ शादी तो हो चुकी थी। इसी सोयराबाई का पुत्र होगा राजा राम, और जो संभाजी है वो साईबाई निम्बालकर का पुत्र। बात समझिए, यहाँ पर अभी क्लियर कर लीजिए। उत्तराधिकारी जब पढ़ाएंगे दूसरों में बताएंगे, लेकिन कुछ बाइफिकेशन शुरू से चलता रहे तो अच्छा है। साईबाई निम्बालकर प्रथम पत्नी, उससे उत्पन्न पुत्र संभाजी, और सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र राजा राम। तो लिखेंगे नहीं, बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी इतना बता दे रहे हैं। तो राजमहिषी बनाने के लिए, यानी राजा की पत्नी बनाने हेतु ये जरूरी था कि अब पुनः इनसे विवाह किया जाए, क्योंकि बड़ी पत्नी तो साईबाई निम्बालकर थी। तो हिंदू विधि के अनुसार जो है वो राजमहिषी कौन बनेगी? जो प्रथम पत्नी रहेगी। तो दोबारा विवाह करके इनको प्रथम पत्नी बनाया गया और राजमहिषी के पद पर ये हुआ। अब इसी बीच ये हुआ कि इस राज्याभिषेक के ये जो राज्याभिषेक हुआ, इसी समय 17 जून 1674 ईस्वी को, 17 जून 1674 ईस्वी को माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई। जीजाबाई की मृत्यु हो गई। अब आप देखिए कि 6 जून को इनका राज्याभिषेक होता है, और 12वां दिन क्या होता है? माता मर जाती है। ठीक है ना? तो ऐसी परिस्थिति में शिवाजी ने राज्याभिषेक को अशुभ माना। माने 6 जून को का जो राज्याभिषेक था, उस राज्याभिषेक को क्या माना? अशुभ। और फिर पुनः राज्याभिषेक कराया। तो पुनः राज्याभिषेक जो कराया वो किससे कराया? तो निश्चलपुरी गोसाई से, यानी किससे? क्लियर? तो ये बातें थी जो शिवाजी से संबंधित थी। उसके बाद इसी 17 जून को नहीं, 24 सितंबर 1664
ठीक है, चौथा से सॉरी 74। अब देखिए इनका अंतिम अभियान, तो अंतिम अभियान इनका कर्नाटक का था और एक नाम है जिंजी। तो कर्नाटक में बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था, तो क्षेत्र के हिसाब से कर्नाटक था और क्षेत्र में जो माने आंतरिक कोई इलाका था उसमें जो है जिंजी होगा। उसके बाद 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को ज्वर के कारण यानी बुखार लगी, उसके कारण शिवाजी की मृत्यु। तो 1627 से इस प्रकार से 1680 ईस्वी तक शिवाजी का जीवन चक्र चला। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ जो मराठों से रिलेटेड होगा वो आएगा।